हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एस सी पीटी वाली बुक की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी की। तो जितने भी आज तक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, सिर्फ एक ही वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारत का भौतिक भूगोल। पहले फिजिकल ज्योग्राफी की बात की है और उसमें भी बात की गई है नदियां तथा नदियों का घाटी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? ठीक है, उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है पेन्नार को। प्रश्नगत विकल्पों में पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम कहाँ होता है? चिल्का बल्लापुरा चिल्का बल्लापुरा जिले, जो कि कहाँ है? कर्नाटक के नंदी रेंज के चेन्ना केशव पहाड़ी से होता है। ठीक है, कम से कम हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि उत्तर पिनाकिनी किसको बोला जाता है? पेन्नार नदी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, साबरमती, कोयना या तापी में से कोयना नदी ये हमारी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, कोयना नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? कोयना रिवर को बोला जाता है। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है और कराड़ मतलब सतारा जिले में ही कृष्णा नदी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के फिल इन द ब्लैंक्स है जिले में पश्चिमी घाट की ढलान से निकलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो अब ये भी फैक्ट याद करना है कि जो हमारी गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। पूर्वा, वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा, बेनगंगा, इंद्रावती और गोदावरी इसकी आदि जितनी भी ये मैंने नदियां नाम लिया है, कौन कौन सी? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा, बेनगंगा, इंद्रावती, ये सब क्या है? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईएएस में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो कृष्णा नदी का है। कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। नदी बेसिन के पुनः पूर्ति प्रयोग के क्रम में कृष्णा, तापी, पेन्नार और सुवर्ण रेखा का स्थान है। अब उन्होंने कहा है कि भाई कुछ हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा डिफ्रेंसिएशन था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन बना रहा है नहीं वाला। ठीक है, नर्मदा, साबरमती, लूनी और कृष्णा नदी में कृष्णा नदी है ये पश्चिम दिशा में नहीं बहती। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं, लेकिन कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारी कृष्णा नदी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से मिलती है? तो महानदी है, सोन है, बेतवा है। ताप्ती में से सोन नदी जो है ये हमारी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि गंगा से पटना के निकट मिलती है। सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिनी तट की मुख्य सहायिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो अरब सागर में किस नदी का समागम है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में नर्मदा नदी ये हमारी अरब सागर में गिरती है। अभी वही क्वेश्चन है, अब इसमें सागर के रूप में इसने पूछ लिया। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी जो कहाँ है? अरब सागर से मिल जाती है।
यह नदी बिंद एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश मतलब रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो ये भी बड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारी अ, नर्मदा नदी है, ये रिफ्ट घाटी से होकर गुजरने वाली हमारी नदी है। ठीक है, कौन कौन सी? बिंद एवं सतपुड़ा श्रेणियों के बीच से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी तापी है। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी तापी है, या ताप्ती भी लिखते हैं कहीं कहीं किसी किसी बुक में, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार प्रपात है। ठीक है, धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पे है। ये भी याद करने वाली चीज है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वतमालाओं से होता है, जिसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सोन नदी जो है हमारी, ये यमुना से नहीं मिलती है, तो गंगा से मिलती है। गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय जो नदी तंत्र है, कौन कौन सी नदियां हैं? कावेरी, ये तो साउथ की है। गंगा, गंगा तो है। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा भी है। गोदावरी, गोदावरी नहीं है। तो 2 और 3 आंसर सही हो जाएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालयी तंत्र की नदियों में वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से बनी है। नेक्स्ट है काबिनी, हेमवती, अमरावती, कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटी नदी कौन सी है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और सोन। इन सब में सोन नदी सबसे छोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो ये शरावती नदी है, जिसपे गरसोपा जलप्रपात है। ठीक है, शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्बु तीर्थ नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है। रास्ते में ही यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है। इसका नाम तो सुना होगा, बहुत पूछा जाता है। इसे सरगोसा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अप्रवाह तंत्र बनाती हैं? जितनी साउथ इंडियन रिवर से ज्यादातर वो वृक्षनुमा उनका अप्रवाह तंत्र होता है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षानुमा या ध्रुमाकृति अप्रवाह प्रतिरूप रखती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य नदियां और उसकी सहायक नदियां अपने प्रवाह के दौरान वृक्ष या वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ हमारी बनता चला जाता है। ठीक है, ये बन नहीं पाएगा इधर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की तीन महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन कौन सी रिवर है? जो हमारा तिब्बत में मानसरोवर झील है, ठीक है, उससे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? ब्रह्मपुत्रा निकलती है, सतलज और सिंधु, तीन बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इन सबका सोर्स कौन सा है? मानसरोवर झील है। भारत की तीन महत्वपूर्ण नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का उद्गम स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। नेक्स्ट है इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है, जहां इसे स्यांगपो स्यांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के
तहत भारतीय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां क्या है? सुबनसिरी है, कामेग है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता रिवर है। नदी का नाम बताइए। अब मानस वगैरह किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर निकलती है? तो थार से हमारी लूनी नदी निकलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए नदियों से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा मतलब इस यूपी ट्रिपल से कितने क्वेश्चन पूछता है। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? अबाका की खाड़ी, ये हमारे भारतीय क्षेत्र में नहीं, लेकिन कच्छ की खाड़ी, भाई कच्छ गुजरात में है। काम्बे खंबात की खाड़ी गुजरात के पास ही, मन्नार की खाड़ी, ये तो सब हमारे इंडिया से टच करता है। लेकिन अबाका, अकाबा सॉरी, अकाबा की खाड़ी खाड़ी है, ये हमारी नहीं है। ये अकाबा खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब देश स्थित है। ठीक है। कच्छ, खंबात और मन्नार की खाड़ियां भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में सनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, राजधानी है। नेक्स्ट है, श्रीनगर फिल इन द ब्लैंक्स है, नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? झेलम नदी के तट पर है। तो हमें ये पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी कि जो प्रमुख जिले हैं वो किस नदी के पास में है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाल झील जम्मू व कश्मीर से होता है। नेक्स्ट है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो उकाई बांध हमारे गुजरात में है। ठीक है, उकाई बांध गुजरात राज्य में तापी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध हमारी कृष्णा नदी पर है। ठीक है, बहुत इजी है याद करना। कृष्णा अर्जुन, कृष्णा अर्जुन, कृष्णा नागार्जुन, बस इतना याद हो गया, सब कभी गलत नहीं होगा, बहुत पूछा जाता है। ये देखिए लास्ट ईयर के पीईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर के पीईटी में उन्होंने बांध वाले क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमें पूरे बांध जितने भी हैं सब याद करने पड़ेंगे। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना है। इसका निर्माण वर्ष 1967 में पूर्ण हुआ। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? ये कहाँ है? तिरुचिल्लापल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन बताते हैं गलत है। ठीक है, इसने कहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न के लिए पूर्ण अंक प्रदान किए थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध न केवल भारत अपितु विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बना है। यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। इस बांध की लंबाई है 4801 मीटर, जबकि बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। फिर है, गंडक सिंचाई परियोजना किन देशों के बीच में है? तो यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच की गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? टिहरी बांध परियोजना ये हमारे सोवियत रूस के साथ मिलकर बनाया गया था। ठीक है, भारत और सोवियत रूस ने मिलकर टिहरी बांध बनाया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। नेक्स्ट, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध जो है हमारा वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। चमेरा बांध, देखिए बांध पे कितने क्वेश्चन आए हैं। चमेरा बांध किस नदी पर बना है? ये रावी नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? भारत में महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा बांध है। फिर है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह चिनाव नदी पर स्थित है।
फिर है पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेयपारा झरना, पोथे मेंडू व्यू पॉइंट और अदुकाद झरना मिलेंगे? ये सब हमारे मुन्नार। मुन्नार कहाँ है? एक हिल स्टेशन है, मुन्नार हिल स्टेशन है कहाँ? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? मणिपुर की सबसे फेमस लेक है लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। ठीक है, यह एक ताजे पानी की झील है। लोकटक क्या है? एक ताजे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। नेक्स्ट है, अब वो पूछ रहा है कौन सी झील कहाँ है, पूरा हमें इसका भी याद याद करना पड़ेगा। जो पुलिकट झील है हमारी तमिलनाडु में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। वूलर झील कश्मीर में है। और सांभर झील तो सबको पता है राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही दे दिया इन्होंने। पुलिकट झील तमिलनाडु में होती है, तिलका झील उड़ीसा में है, वूलर झील कश्मीर में है और सामर झील है हमारे राजस्थान में। फिल इन द ब्लैंक्स झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो ये चिल्का की बात कर रहा है। भारत की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है इतने वर्ग किलोमीटर के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? तो फुलहर झील कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में है। किस जिले में? पीलीभीत में है। ठीक है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। यह झील गोमती नदी का उद्गम स्रोत है। अब ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोमती नदी का उद्गम बताओ। कौन सी झील है? फुलहर झील है। ठीक है, इसे गोमत ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है थोसेर थोसे घर वाटरफॉल किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। थोसे घर वाटरफॉल महाराष्ट्र के सतारा शहर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी झील है वोलर झील। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील और आयतन की दृष्टि से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित वोलर झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं भूजल संसाधन की। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य बना दिया गया है? ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करी जा रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पर कंपलसरी बनाया गया, अनिवार्य बनाया गया? तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था। नेक्स्ट है पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद। हिमनद बोले तो ग्लेशियर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? करेवास, भागीरथी, काठमांडू, अराकू। अराकू हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ये कहाँ है? यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। ठीक है, इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाकी जितनी है काठमांडू, भागीरथी और करेवास, ये सब हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है हमारी शिलांग चोटी। ठीक, शिलांग चोटी सबसे ऊंची चोटी है। शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। ठीक है, केटू सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू की ऊंचाई विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर्वत, जिसकी 884 8.86 जो अभी जोड़ दिया गया है, से सिर्फ 237 मीटर कम है। नेक्स्ट है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। अभी
नेपाल और चाइना ने मिलकर इसमें 0.86 मीटर और जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो माउंट नागटिम्बा, ये हमारे महान हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, उसका पर्वत शिखर नहीं है। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू व माउंट नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं। इसके अलावा प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत व अन्नपूर्णा है, जबकि नाग टिब्बा लघु या लेसर हिमालय, जिसको हम हिमांचल बोलते हैं, उसका पर्वत शिखर है। ठीक है, अब ये देखिए इतना डीप में क्वेश्चन बनाया है तो पूरी लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी भाई। जो ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, उनके ट्रांस हिमालय है, उसमें कौन कौन सी चोटियां हैं, उन सबका थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। नेक्स्ट है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग को उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? जो हिमाद्री की औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर है। 6000 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो पीर पंजाल पर्वतमाला लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल पर्वतमाला है। पीर पंजाल के अतिरिक्त महाभारत, कुमायूं, धौलाधर और नागटिब्बा भी लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। शिवालिक पर्वत को बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान है। ठीक है, पश्चिमी घाट क्या है? एक पठारों का ढलान है। इसे प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान या ग्रेट स्कार्पमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए, कौन सी है? अनाईमुड़ी है। कितनी बार पूछ लिया है अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? इसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप समूह 836 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इस द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है, हिमालय की चोटियां और राज्य। अब ये देखिए, ये भी हमें याद करना पड़ेगा किस राज्य में कौन सी हिमालय की चोटी है। नंगा पर्वत की पोजीशन कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर में है। नंदा देवी ये तो उत्तराखंड में है। कंचनजंगा हमारा नेशनल पार्क भी कहाँ है? सिक्किम सिक्किम में। नेक्स्ट है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू और कॉमेट में से इसमें पूछ रहा है पूरी तरह से भारत में, पूरी लोकेशन भारत में तो है नंदा देवी। ठीक है, बाकी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपुलेख, सिपकिला, नीति दर्रा, मुलिंगला। इन तीनों जो चारों ऑप्शन में दे रखे हैं, इसमें सिपकिला ये उत्तराखंड में नहीं है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सिपकिला दर्रा, अब ये पूरे दर्रों की लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन सा दर्रा कहाँ है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। जबकि लिपुलेख, नीति दर्रा, मुलिंगला, पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो पालघाट दर्रे से कौन कौन जुड़ा हुआ है? केरल और तमिलनाडु। ठीक है, पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। यह दर्रा नीलगिरी तथा अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, सबको पता है भाई, ये तो बहुत इजी है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा अभी हमने देखा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये पूछ रहा है सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? यह सतलज घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जोजिला पास किसे जोड़ता है? जोजिला पास हमारा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला पास दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। 31 अक्टूबर 2019 से यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। जोजिला जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। नेक्स्ट है, अब इसमें वही पूछ रहा है कि कौन किसको जोड़ रहा है, कौन मतलब दिए गए दर्रों या उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आंसर के हिसाब से ये सभी गलत हैं, ठीक है। सबके मतलब जितनी भी मैचिंग है वो पूरी गलत है। 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। बारालाचा और सिपला दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। थागाला, नीति पास और लिपु लेक ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो इसलिए अब इस क्वेश्चन को छोड़ो, आप एक्सप्लेनेशन याद करो कि कौन सा दर्रा कहाँ है, जो सही है वो याद करो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो मुकुट पर्वत सबसे कम है। कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट में से और मुकुट पर्वत में सबसे कम ये है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप। नेक्स्ट है, कौन सा जल काय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित कौन सी जो चोटी है उस पर है, ठीक है। हमारा नेशनल पार्क भी है सैडल चोटी। सैडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद करने वाला फैक्ट हो गया ये। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर 732 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सैडल चोटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की सब एकमात्र नदी कल पोंग नदी है। नेक्स्ट है, मूक घाटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट वैली, कहाँ है? साइलेंट वैली हमारा केरल में है। मूक घाटी साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी पर्वतों में स्थित मूल घाटी साइलेंट वैली जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिल इन द ब्लैंक्स, चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पाल पालकड्डाल में सबसे ऊंची चोटी है। तो अभी अगिंडा अगिंडा चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ऊंची चोटी है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य के पालक्काड जिले में पश्चिम घाटी की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह यहाँ स्थित अडिंगा शिखर साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कंचनजंगा। इसमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे डक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या बोलते हैं? डक्कन ट्रैप बोलते हैं। फिर है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली, ठीक है। सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली है। नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कहाँ है ये? असम में है, ठीक है। असम राज्य में है माजुली द्वीप, ये नदी के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो आंधी उत्तर प्रदेश में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू उत्तर पश्चिम भारत में, आम्र वर्षा यहाँ नहीं बोलते हैं, उसको हम कर्नाटक साइड में ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। केरल, मैंगो सावर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वन से संबंधित क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन एरिया के परसेंटेज के बेसिस पे पूछा जाए तो फिर वो हमारा मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। जनवरी 2022 में जारी 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 4 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, ठीक है। जबकि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है, वही मैं कह रहा था, ठीक है। एरिया के बेसिस पे सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन परसेंटेज के बेसिस पे मतलब कि किस राज्य में वनों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है, विनसर का जंगल
विनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में है? यह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र व वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो लगभग 20% है। ठीक है, अभी 25 ही कह सकते हो, लेकिन अब नई रिपोर्ट के अनुसार थोड़ा बदल गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 21.71% क्षेत्र वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो हमें लेटेस्ट डेटा याद करना है। देश में 21 के अनुसार बात कर रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण 71.38 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना हो गया? 80.95 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो 2017 के अनुसार भारत का वास्तविक वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में सब गलत है। आज के डेट में ये सही नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? भारत में कौन से वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज संसाधन से रिलेटेड। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? यह तांबे के उत्पादन से रिलेटेड थी। खेतड़ी परियोजना, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी नगर भारत के राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित एक नगर है जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो यह कृष्णा गोदावरी बेसिन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट क्या होता है? Fe3O4 का Fe3O4 ये हमारा मैग्नेटाइट का फार्मूला है। फार्मूला ही पूछ लिया इसने, देखिए। मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहे का अयस्क है, ठीक है, लोहे का, आयरन का ओर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता? डायमंड में होता है, ग्रेफाइट में होता है, कोयले में कार्बन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है किसमें कार्बन नहीं होता? इन सब में होता है, इसलिए आज का आंसर हो गया डी, सब में है। नेक्स्ट है मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। जर्कोनियम के मुख्य अयस्क जिरकोन तथा वेडलियाइट है। टाइटेनियम के लिए मुख्य अयस्क है रूटाइल, इल्मेनाइट और ल्यूकोजीन। लौह के प्रमुख अयस्क कौन है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा भंडार हमारे यहाँ थोरियम का है, ठीक है, यूरेनियम नहीं इतना हमारे यहाँ, लेकिन थोरियम बहुत है। नेक्स्ट है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। क्या है? दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण होता है। रूर वैली है जो कहाँ है? हमारे जर्मनी में है, ठीक है। रूर जर्मनी स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जो कोयला एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है कि महत्वपूर्ण खनन केंद्र किसी तांबा के खनन क्षेत्र है। अभी पहले भी देख चुके हैं हम। भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? तो क्रोमाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, पायरोफाइलाइट। तो पायरोफाइलाइट एक गैर धात्विक खनिज है जो भारत में बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं किसका? दली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति दल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार से होती है।
नेक्स्ट है, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? सबको पता है तमिलनाडु में स्थित है हमारा कुडनकुलम परियोजना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश होता है हमारा ऐश के लघु कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फ्लाई ऐश बहुत बारीक पाउडर होते हैं जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसी चीजों के जलने से उप उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, आयरन और कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम और सल्फर भी कुछ हद तक मौजूद होता है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट है, निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ताप विद्युत। अभी भी हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज्यादा बिजली जनरेट की जाती है। अभी भी कितना है? ये मार्च 2022 तक का डेटा दे रहा है, उसमें भी अभी थर्मल एनर्जी से हम 59.1% अपना जो बिजली जनरेट करते हैं उसका हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारत का राजनैतिक भूगोल। उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी सीमा जो कि लगभग 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके बाद चीन है, इसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और फिर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य नेपाल की जो सीमा है उसको टच करते हैं। कौन कौन से राज्य है वो? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर सॉरी इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार फिल इन द ब्लैंक्स उत्तर से फिल इन द ब्लैंक्स उत्तर तक है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो गुजरती है भारत से। तो वो पूछ रहा है किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से होती है, झारखंड से होती है, असम को नहीं टच करती लेकिन क्रॉस करती कहना चाहिए, मिजोरम को भी क्रॉस करती है। तो लगभग कितने कुछ राज्य हैं हमारे, 8 राज्य हैं जिससे हमारी जो कर्क रेखा है वो क्रॉस होती है। कौन कौन से हैं याद कर लीजिए, गुजरात है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद करिए, आता है यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन इससे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो किन्नौर जिला। किन्नौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये एक तरीके से तिब्बत से घिरा हुआ है। यह जास्कर हिमालय तथा धौलाधर पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान को तो टच करता है हम, बांग्लादेश को भी करते हैं, भूटान को भी करते हैं, लेकिन श्रीलंका को हम टच नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो हम भारत कुल मिलाकर 7 देशों को टच करता है। कौन कौन से वो देश हैं? भारत की सीमा स्थलीय 7 देशों, कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,106.7 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा बनाता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई हमारी 15,200 किलोमीटर है। भारत की सीमा स्थलीय कुल 7 देशों के साथ लगती है जिसकी कुल लंबाई लगभग 15,106.7 किलोमीटर है। इसके लिए आंसर 15,200 मान सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? वह है पाक स्टेट। ठीक है, पाक जल संधि। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है या बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए जाते हैं? अभी हम पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी
10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। और लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन है? सैडल पीक है। ये भी बहुत पीसीएस में पूछा जाता है, ये भी पूछा पूछा गया है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय भारत को, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और शेष द्वीपों से अलग करता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट सबको पता है। प्रायद्वीपी भारत के प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ? भूमध्य रेखा से उत्तर में है। ठीक है, भूमध्य रेखा से उत्तर में है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो ये पूछ रहा है भारत का एरिया पूरे अर्थ के एरिया का कितना है? केवल 2.4% है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का लगभग 2.4% भाग घेरा हुआ है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप कोई शहर है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़ में त्रिपुरा सबसे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने ऊपर भी पहले एक क्वेश्चन देखा था, उसमें कौन कौन से थे वो? गुजरात था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 2 और थे, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर त्रिपुरा का उदयपुर है। नेक्स्ट है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? हम एरिया के बेसिस पे इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर है। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व के 6 बड़े देश कौन से हैं? सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है यूएसए, फिर है चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? मिजोरम, मेघालय, गोवा और सिक्किम की बात की जाए तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है, वहीं जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? लगभग 7,500 किलोमीटर है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। ये भी यूपी पीसीएस में आ चुका है फैक्ट। ठीक है, भारत की जो तट रेखा है, कोस्टल स्टेट्स हैं, वो 9 राज्य हैं हमारे। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है, तो नाथुला दर्रा है। मुझे 2006 में यहाँ पे जाने का मौका मिला, बहुत सुंदर जगह है। आप भी कभी समय मिले तो जाइएगा जरूर। सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बती भाषा में नाथु का अर्थ होता है सुनने वाले कान, लिसनिंग ईयर्स, और ला का अर्थ होता है दर्रा, पास। भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा सिक्किम भारत को चीन से जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से फिल इन द ब्लैंक्स दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो ये तो रूल होता है 12 समुद्री मीटर मील का। ठीक है, यूएन क्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के आधार पर भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की है। पहली कौन सी? जिसको बोलते हैं हम प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरेस्ट्रियल सी। आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा होती है। फिर है, समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। फिर है, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिजनस जोन। यह आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त है। और तीसरा क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यह आधार रेखा से 200 समुद्री मीटर मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चौथे नंबर पे है। सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर
यूपी है। ठीक है, इस प्रकार से यूपी भारत में चौथे स्थान पर है। किसके बेसिस पे? एरिया के बेसिस पे। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में फिल इन द ब्लैंक से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बांग्लादेश ने भारत के किस राज्य को तीन ओर से घेरा हुआ है? तो उसका भी आंसर हमारा त्रिपुरा है। तो दोनों स्टेटमेंट हमें याद होने चाहिए। त्रिपुरा उत्तर पूर्व में भारत का एक राज्य है जो अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तमिल गुजरात का, सॉरी, गुजरात का जो कोस्टल एरिया है सबसे बड़ा है। भारत के गुजरात राज्य की समुद्री किनारा सर्वाधिक लंबा लगभग 1214.70 किलोमीटर है तथा सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा की है, केवल 118 किलोमीटर का। छोटा राज्य भी तो है। जलवायु तथा मौसम की बात की जाए, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो ये माउसिन राम कहाँ है? मेघालय। ठीक है, चेरापूंजी भी इसी के पास में ही है। तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा माउसिन राम मेघालय में दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? ये भूमध्य सागर से स्टार्ट होता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस का उत्पत्ति स्थल मूलतः भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर है, जहां ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। इनसे प्रायः शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। नेक्स्ट है टाइम जोन। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर हमारा भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, भारत का मानक समय मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होते हुए गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों, कौन कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो मुंबई की है। और 2019 के आंकड़ों के हिसाब से भी भारत में मुंबई शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई शहर की जनसंख्या इतनी थी, वो अपना पुराना डेटा याद नहीं करना है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष 1969 में लागू किया गया था। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष 1969 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी? महाराष्ट्र की ज्यादा थी। जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना था? केवल 902 था। ठीक है, बाल लिंगानुपात कितना था? केवल 902 था। जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902 है, जबकि वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश के में बाल लिंगानुपात 916 था। कह लो एक तरीके से कम हो गया। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या नहीं है? तो हरियाणा में जातीय संख्या जो एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा एवं पंजाब राज्य में जनजातीय जनसंख्या एसटी नहीं है और नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट कोई भी नहीं है, निवास नहीं करता है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई और नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। 382 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत में रह रहा है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार है। कितना? 1106 आदमी पर वर्ग किलोमीटर में रह रहा है।
2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में है, हमने ऊपर ही देख लिया है अभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अभी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? लगभग 16.6% हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो लगभग 16.5 कह लो, 16.5% भारत के पूरे लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता थी? अब ये 2011 की बात की जा रही है और यहाँ पर बिहार ऑप्शन नहीं है, तो उसके बाद बिहार के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल था, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसकी वर्ष 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य थी जिसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो निगेटिव में थी? तो वो नागालैंड था। नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी -6 थी, -0.6 थी, -0.6 थी। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17% रहता है। कितना? 17% रहता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का लगभग 17.7% है। विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है जिसकी 18.6% है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 4.3% और तीसरे स्थान पर है, और चौथे स्थान पर है हमारा इंडोनेशिया 3.5%। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 17.70% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की मध्य आयु न्यूनतम है? तो मध्य आयु सबसे कम किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? नंबर 1 पे हमारा कौन? उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पे कौन है? महाराष्ट्र। नंबर 3 पे है बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, नंबर 4 पे है पश्चिम बंगाल, नंबर 5 पे है आंध्र प्रदेश। तो हमें पूरे के पांचों याद करना है। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे बिहार, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश। कुछ भी पूछा जा सकता है, इस बार 3 पूछा है, हो सकता है अगली बार में 5 पूछ ले। 5वें नंबर पे कौन है जनसंख्या के बेसिस पे? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये तो इजी है भाई, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी थी? 53 मिलियन थी। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 104 मिलियन वयोवृद्ध नागरिक हैं, जिसमें 53 मिलियन महिलाएं और 51 मिलियन पुरुष हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में 100 मिलियन से आबादी नहीं है। ठीक है, जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 100 मिलियन से अधिक आबादी वाले राज्य के अनुसार उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल की, जबकि पश्चिम बंगाल की आबादी 100 मिलियन से कम है, केवल 100 की जगह इसमें 91 है, 91 मिलियन है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 था। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? देश का कितना था? सेक्स रेशियो 943 था। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? बिहार तो है, पश्चिम बंगाल भी है, केरल नहीं है, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र भी है। 5 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है आंध्र प्रदेश। 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या थी? तो 30 से 35% शहरीकरण भारत में हो चुका है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य में
भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओवरऑल ऑल ओवर मतलब पूरे देश को भी कंसीडर कर लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। दूसरे स्थान पर मिजोरम है। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नागालैंड की जनसंख्या घनत्व 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला सिटी कौन है? तो वो है हैदराबाद। नेक्स्ट है संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व लोग प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 416 416 है केवल। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सघनता कितनी होनी चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है नया टॉपिक भारत का भूगोल विविध। ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो आए हैं हमारे कंपटीशन में। पहला क्वेश्चन है खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है भाई? खादर व बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। भारत के लगभग 33.5% भाग में यह मृदा पाई जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो हमारी बनती है वो इससे बनती है। नेक्स्ट है मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने वाले पकड़े रहने के लिए जो कोई पेड़ पौधे तो होते ही नहीं है। ठीक है, शुष्क भूमि यह होने का कारण क्या है? अति चराई। बहुत ज्यादा यदि जानवर चढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? पेड़ पौधे उग ही नहीं पाते हैं, फिर यही प्रॉब्लम्स होने लगती है। नेक्स्ट है सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? इसको रेगुर मिट्टी चाहिए। ठीक है, सूर्यमुखी की खेती के लिए रेगुर या जिसको हम काली मिट्टी बोलते हैं सबसे अच्छी मानी जाती है। यद्यपि सूर्यमुखी की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है परंतु रबी मौसम में सूर्यमुखी को वर्टिसोल जैसी नमी वाली मिट्टी में लाभदायक रूप से उगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? तो बारिश के पानी में बह जाना ये अच्छा मतलब पानी के बारिश में बह गई वो तो हमारा लॉस हो रहा है। घास पात से ढकना ये ठीक है। आश्रय आवरण या शेल्टर बेल्ट लगाना ये भी ठीक है। समोच्च जुताई करना मतलब कंटूर कल्टीवेशन करना ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बारिश के पानी में बह जाना ये तो निगेटिव बोल रहा है भाई। नेक्स्ट है मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो सिल्ट मिट्टी, मटियार, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, उपयुक्त सभी। तो इस टाइप की सभी इसका आंसर है सभी मिट्टियां। जो भी ये मिट्टी हैं इनमें मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक मटियार, दोमट मिट्टी, क्ले लोम सोल में पाया जाता है। चूंकि सिल्ट तथा बलुई मिट्टी भी दोमट मिट्टी के ही भाग हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो इसका आंसर हमारा डी हो गया सभी, क्योंकि वो सब उसी से कंपोनेंट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती? हमारी जलोढ़ एलुवियल सॉइल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल देश के 33.5% भाग के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता होती है परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। नेक्स्ट है 7 क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? क्षेत्रीय मृदा को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेड मृदा। क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेड मृदा।
मृदा वर्गीकरण के तहत मृदा को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न है। पहला कौन सा है? जोनल मृदा, जोनल सॉयल। दूसरा है अजोनल मृदा, अजोनल सॉयल। तीसरा है इंट्राजोनल मृदा, इंट्राजोनल सॉयल। ये तीनों वर्गीकरण ट्रांसपोर्टेड मृदा के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? ठीक है, ये लेखपाल में आया क्वेश्चन है। तो फली है, तरबूज है, खीरा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो खीरा है उसको हम आराम से, जो एसिडिक धरती है उस पे उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के कोई कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब देखो हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि स्टेटमेंट में कौन सा शब्द गलत है, तो यहाँ कोई कोई क्षेत्र क्या होता है भाई? क्या होता है कोई कोई क्षेत्र? तो एक तरीके से हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। भारत के किसी क्षेत्र में या भारत के किसी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? जो लाल रंग की मिट्टी होती है उसका मेन रीजन है उसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत करता है। ठीक है, FAO द्वारा द ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ पल्सेस 2020 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। दालों के अलावा दूध और जूट उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया था। तो भारत में मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हमारा श्वेत क्रांति, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन के चलते बढ़ा था। इसको किसने स्टार्ट करा था? 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट करा था। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ टेक्निकल इसमें दिक्कत है। फिल इन द ब्लैंक्स। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। अभी भाई रबी का स्टाम मतलब जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो अक्टूबर नवंबर में हमारी बुआई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सर्दी का मौसम कह लो, सर्दी के मौसम में हमारी रबी फसल की खेती की जाती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारत में रबी फसल की बुआई सर्दी अक्टूबर नवंबर के मौसम में होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि रबी फसल के उदाहरण हैं। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई महीने में होती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल आदि खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। तो रबी की कौन है, जायद की कौन है, सब हमें रट्टा मार के बैठना है। हो सकता है कुछ पूछ दिया जाए। ठीक है, तो अब सीधा पूछ दिया भाई चना। चना बताओ भाई, आपकी रबी की फसल है कि जायद की फसल है कि खरीफ की फसल है, किसकी फसल है? तो चना हमें यहाँ पे लिखा है क्या? ये हमारी रबी की फसल होती है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत भी आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? उसको जीविका कृषि बोला जाता है। कि भाई हमारे पास 2 बीघा खेत है, जितना उगाया उसने में हमारे फैमिली का पालन पोषण हो गया, और एक दो जानवर थे उनसे जो दूध निकाला वो हमने पी लिया, खुद ही पी लिया, तो वो क्या है? उसको बोला जाता है जीविका कृषि। इसमें हम कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? मैंने देखा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए। कपास, गेहूं, चना, सरसों। तो गेहूं, चना और सरसों ये रबी की फसल हैं। ठीक है, जो कपास है हमारा ये एक खरीफ की फसल। तो याद करने वाली चीज है, इसको कहीं लिस्ट बना के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जरूर जाएगा। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। ये कपास के बारे में बोल रहा है, कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। इसका मूल स्थान भारत है। इसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉयल, जिसको रेगुलर सॉयल भी बोला जाता है, सबसे अच्छी होती है इसके लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? यह मानसून पर निर्भर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है। बहुत सारे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, मतलब इतने रिक्वायर्ड भी नहीं, उतने भी जुड़े हुए हैं। तो कृषि पर जनसंख्या का दबाव तो है। यह निर्वाह कृषि है। अभी भी भारत में सबसिस्टेंस कृषि ही चल रही है। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी औद्योगिक फसलों वाला हमारा है, लेकिन इतना नहीं है। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे मानसून पर निर्भरता, देश की आबादी का अधिकतम भाग कृषि से रोजगार प्राप्त करता है, जोतों का छोटा आकार, बहुत छोटे छोटे, मतलब हमारे खेत हैं, भाई था, मतलब कि उनके दो बच्चे हुए, फिर उनमें बंटवारा हो गया, भाई बंटवारा हो के अब टुकड़े बचे हैं छोटे छोटे, उसमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो जोटों का छोटा आकार हो गया है। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। पॉपुलेशन देखिए भाई, इंडिया की 1.4 मिलियन पहुंच, सॉरी बिलियन पहुंच रही है। 1.4 बिलियन आराम से पहुंच रही है, ठीक है। तो बहुत दबाव भी है जनसंख्या का। प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। मतलब जितना हम एरिया जिस चीज के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, उससे उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रही। आज की डेट में इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी की है। अब जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है, हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह डालना, उल्टा सीधा डालना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या है, फिर कैंसर बनाएंगे और कुछ थोड़े होगा, इतना ज्यादा केमिकल खाओगे तो क्या होगा। इसीलिए बहुत ज्यादा सरकार क्या ऑर्गेनिक खेती वगैरह के लिए कह रही है, भाई ऑर्गेनिक खेती करो, केमिकल्स कम यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता। अभी भी हमारे यहाँ खाद्यान्न को ही प्राथमिकता है, क्योंकि वही पूरा नहीं हो पाता। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया करता है, लेकिन हम फिर भी दाल बाहर से खरीदते हैं, है ना। ये हालत है हमारी अभी। कृषि को जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है, ठीक है, किंतु औद्योगिक फसलों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। ये नहीं है ऐसा कि औद्योगिक फसलें होती ही नहीं है, होती हैं लेकिन बहुत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 2016-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन, अब ये तो भाई आप 2020-21 का डेटा याद करो, 20-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन था 308.6 मिलियन टन, ठीक है। पुराना डेटा याद करने का कोई सेंस ही नहीं है, इसका लेटेस्ट डेटा ही याद करके जाएं। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। तो हमारे जब ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, उसमें मेन फोकस था हमारा गेहूं और चावल पे, ठीक है। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। प्रारंभ में उच्च उत्पादन किस्मों का प्रयोग, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का में ही किया गया था। परंतु भारतीय हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल का अत्यधिक उत्पादन किया गया। जो हमारा गेहूं की प्रोडक्टिविटी थी, वो बताते हैं 4 गुना बढ़ गई थी, लेकिन चावल की शायद 1.5 या 2 टाइम्स ही बढ़ पाई थी। चावल का इतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन गेहूं को बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ा था। नेक्स्ट है इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो हम बोलते हैं एमएसपी, एमएसपी कौन डिसाइड करता है, अनुसंधान करना अनिवार्य बनाया है। तो यह है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ये हमारी एमएसपी हर जो भी बुआई से पहले हमें बताता है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा खाद्यान्न कहाँ, उत्तर प्रदेश में होता है। फिर है पर्यावरणीय खेती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इको फार्मिंग, को फिल इन द ब्लैंक्स नाम से भी जाना जाता है। इसको जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए नाम से भी जाना जाता है। अभी इसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पर्यावरण अनुकूल खेती, इको फार्मिंग को जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहा जाता है। इस खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व खरपतवार नाशियों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें केमिकल्स नहीं यूज किए जाते, बल्कि इसे जीवांश युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, फिल इन द ब्लैंक्स। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करके और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग बोला जाता है। वह है खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे प्लॉट हैं, उन्होंने कहा भाई मिलके ऐसा करते हैं, मिलके खेती करते हैं, जो भी होगा आपस में बांट लेंगे, ठीक है। और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, सहकारी खेती कहा जाता है। इस खेती के अंतर्गत किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करता है। तो अब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इस पे फोकस है कि हम जो सामूहिक खेती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग है, इसको और ज्यादा
बढ़ाएं, क्योंकि बंटवारे मैंने बताया ना, बंटवारे कर करके प्लॉट के साइज इतने छोटे हो गए हैं। उच्च पैदावार वाले जीवों की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? तो ये सोनालिका, कल्याण सोना आदि ये हमारे गेहूं से संबंधित है। ठीक है, ये गेहूं की फसलें हैं। नेक्स्ट है पूसा हाइब्रिड 4 टमाटर की संकर हाइब्रिड किस्म है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी हमारी टमाटर की उन्नत किस्म है। एक पन्ने पे जो जिसकी किस्म है वो लिखते रहिए, ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं तो हो सकता है आगे भी आ जाए। तम्बाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? अब ये बहुत कठिन क्वेश्चन है भाई, इतना डिटेल में तो हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ना हमें किसी बुक में मिलेगा ये सब टाइप के क्वेश्चन कि तम्बाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है। हाँ, हो सकता है कोई बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह किया उसके लिए हो सकता है उसने कभी पढ़ा हो, लेकिन एज मतलब नॉर्मल कैंडिडेट तो नहीं पढ़ता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 3 से 5 किलोग्राम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, इसमें रिस्क लोगे तो फिर बड़ा दिक्कत है, निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं। मक्का, रागी, बाजरा, गेहूं। अब भाई गेहूं का तो समय है, गेहूं तो अभी सर्दी में उगाया जाता है, गेहूं रबी की फसल है, तो बाकी सब क्या है वो खरीफ की फसलें हो गई। ठीक है, गेहूं रबी की फसल है, अतः गेहूं को छोड़कर सभी कौन, मक्का, रागी, बाजरा खरीफ की फसलें हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है रबी की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, कब की फसलें? रबी की फसलें कहलाती हैं। थोड़ा और पढ़ लेते हैं, मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। रबी फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है रबी के? गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न करी है? तिलहन के लिए हमने येलो क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, इसको पीली क्रांति है बोला जाता है, उसको उत्पादन में उसको यूज किया है। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नवीन रणनीति के तहत खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की रणनीति को पीली क्रांति नाम दिया गया है। भारत में पीली क्रांति के पिता सैम पित्रोदा हैं। ठीक है, ये भी याद करने वाला फैक्ट है कि जो भारत में येलो क्रांति है, येलो रेवोल्यूशन है, पीली क्रांति है, इसके फादर कौन है? सैम पित्रोदा है। खरीफ फसलों के लिए किस तरह की मौसम की आवश्यकता होती है? खरीफ में तो हमें भैया गर्म और नम मौसम चाहिए। खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके लिए गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में। जो पंजाब है वो चावल का एक तरीके से हमारा वाणिज्यिक फसल के रूप में, कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में प्रोडक्शन करता है। चावल पंजाब और हरियाणा की वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा के लिए निर्वाह की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? तो हमारी 3 फसल की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? अभी हमने बहुत 3-4 बार देख चुके हैं, रबी, खरीफ है और जायद है। एक बार फिर से इस टेबल को समझ लेते हैं। रबी की बुआई का समय होता है अक्टूबर नवंबर। ठीक है, कटाई का समय होता है मार्च अप्रैल। उदाहरण क्या है, कौन कौन सी फसलें इसमें करी जाती हैं? सरसों, गेहूं, आलू, चना, मटर आदि। ठीक है, खरीफ की बात की जाए, खरीफ की बुआई का समय होता है जून जुलाई और कटाई का समय होता है अक्टूबर नवंबर। उदाहरण क्या है? धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा आदि। जायद में आता है मार्च का समय, मार्च के टाइम में, और जून में हम काट लेते हैं। तरबूजा, खरबूजा, मूंग आदि ये सब हमारे जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट है खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत से दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में चीन का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या होती है? लगभग 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर से अधिक हमारी प्रोडक्शन होता है गेहूं का भारत में। ठीक है,
एक हेक्टेयर में लगभग हम 2000 किलोग्राम गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? लगभग 25 से 40% जो गन्ना है पूरे भारत का, वो उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गन्ना प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। अभी देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 25 से 40 था। अभी का क्या कहना है इसका? 2020-21 में उत्तर प्रदेश में 40.50% करा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ने सॉरी 25.45% करा है। कर्नाटक में 10.54% गन्ना उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो अभी मैंने ऊपर बता ही दिया कि भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे कर्नाटका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दो जुताई के प्रथम उपकरण है? अब ये देखिए कितना कठिन क्वेश्चन है। अब ये चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था। तो मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल सब साइलर, ये हमारे क्या है? ये जुताई के प्रथम उपकरण है या प्राथमिक उपकरण है। ठीक है, जुताई के प्राथमिक उपकरण प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं मोल्ड बोर्ड, डिस्क हल, रोटरी टिलक या कल्टीवेटर, छेनी हल जिसको चीजल प्लाव बोलते हैं, और सब साइलर मृदा कुदाल। जबकि डिस्क हैरो द्वितीयक सेकेंडरी टिलेज उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 38। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? फरो प्रणाली, चेक बेसिन प्रणाली, स्प्रिंकलर या ड्रिप? तो सबसे कम जो कुशल मितव्ययिता है वो ड्रिप टेक्नोलॉजी है हमारी। ड्रिप में भाई एक एक बूंद बस जड़ों को देते रहेंगे। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क बनाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं, जबकि फरो प्रणाली कुंड सिंचाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसको फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। जबकि फसल उगाने के लिए सभी अवयव, उनका आपसी संबंध एवं उन अवयवों तथा वातावरण का आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। तो ये बात किसकी कर रहा है? ये वर्टिकल फार्मिंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? लगभग 350 मिलियन टन हमारा कूड़ा निकलता है कृषि से हर साल। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है किसका? वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, ये हमारा कुल खेती क्षेत्र कहलाता है। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? शकरकंद, ईख, आलू और चुकंदर। तो शकरकंद, आलू, चुकंदर ये सब हमारी रूट क्रॉप है, लेकिन ईख नहीं है। ठीक है, आलू और गन्ना रूट जड़ नहीं बल्कि तना है, जबकि शकरकंद व चुकंदर जड़ है। ये विभेद वनस्पति विज्ञान के लिए उपयुक्त है, लेकिन कृषि विज्ञान एवं पाक शास्त्र में रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं और खाद्य पदार्थों का संग्रह करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक थ्रेसर द्वारा दानों का एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान तब होता है जब पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो।
आदर्श रूप से मशीन से थ्रेसिंग फसल कटाई के तुरंत बाद शुरू किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? उपज का अनुमान लगाने के लिए हम फसल कटाई परीक्षण करते हैं। ठीक है, फसल कटाई परीक्षण उपज एवं उत्पादकता की दर यील्ड रेट का अनुमान करने के लिए किए जाते हैं। यह तकनीकी गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास तथा जौ इत्यादि फसलों पर आजमाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे से संबंधित है? यह अंडा और चिकन का उत्पादन से संबंधित है, हमारी सिल्वर रिवॉल्यूशन। ठीक है, श्वेत क्रांति हमारी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति हमारी मीट से भी कहीं कहीं रिलेट लिख दिया जाता है। और लाल क्रांति हमारे टमाटर और मांस से है। गुलाबी क्रांति के लिए हमारी प्याज को भी कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा जाता है कि प्याज भी रिलेटेड है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? धान में भूसी लगभग 20% के आसपास होती है। ठीक है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 22% होता है, जबकि चावल का प्रतिशत 72% होता है। 6% चोकर की मात्रा भी धान में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रसराज अब आपका खरबूजा है। पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत किस्म है। पूसा सरबती, पूसा मधुरस, हरा मधु, पंजाबी सुनहरा आदि खरबूजे की उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा आम का प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? उत्तर भारत में गेहूं की जो हेर फेर होती है वो धान के साथ की जाती है। हेर फेर का मतलब क्या है? रोटेशन से बात कर रहा है वो। ठीक है, एक बार हमने चावल लगा लिए, इसके बाद हम गेहूं लगाएंगे, तो वही चीज है। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर रोटेशन धान की फसल के साथ की जाती है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट जाती है। इसे रबी की फसल कहा जाता है। जाबो जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका है। यह कहाँ विद्यमान है? जाबो हमारा नागालैंड में किया जाता है। जाबो नागालैंड की एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है, जिसका मूल स्थान नागालैंड का किकरूमा गांव, जिला फेक है। जाबो का अर्थ होता है पानी का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2017-18 में कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? देखिए, 2017-18 में कॉफी उत्पादन में भारत 7वें नंबर पर था, लेकिन 2020 का डेटा है, 2020 के हिसाब से हम 8वें नंबर पर हैं। कॉफी के प्रोडक्शन में भारत 8वें नंबर पर है। नेक्स्ट है, 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ब्राजील। ये भी याद करने वाला फैक्ट है। सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ब्राजील में। ब्राजील की बात है वियतनाम, फिर कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, पेरू, होंडुरस और 8वें नंबर पे है हमारा भारत। ये 2020 का एफएओ के द्वारा दिया गया डेटा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? सबसे ज्यादा कौन आयात करता है? रूस। सबसे ज्यादा रूस आयात करता है। ठीक है, वर्ष 2021-22 के दौरान मात्रा की दृष्टि से रूस एवं मूल्य के दृष्टिकोण से भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक ईरान है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है? तो असम और पश्चिम बंगाल में भारत की हमारी 3/4 जो अ, चाय है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, नंबर 2 पे आता है पश्चिम बंगाल, और दोनों को कंबाइंड रूप से ये 3/4 करते हैं। फिर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है? कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है।
ठीक है, भारत में अभी भी है, पहले भी था, 3-4 साल से यही है। भारतीय कॉफी बोर्ड 2020-21 के अंतिम अनुमान के अनुसार भारत में कॉफी उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? कोको, सुपारी, रबर और चाय। ये खाद्य रोपण फसल रबर नहीं है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में कोको, सुपारी, चाय रोपण फसल के उदाहरण हैं, जबकि रबड़ रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। रबड़ के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में होते हैं, जिनके दूध लेटेक्स से रबड़ तैयार किया जाता है। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादक कौन है? केरल है। ये भी मेरे ख्याल से रिसेंटली कहीं पूछा गया था, तो याद करके रखना है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश कौन है? केरल। 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किया? देखिए, पूछ ही लिया, केरल में सबसे ज्यादा होता है हमारा प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? इसका नाम है कॉफी ब्लॉकचेन। ठीक है, कॉफी ब्लॉकचेन। एक यहाँ पर और भी चीज लिखी गई है कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिजिटल कमोडिटी प्लेटफॉर्म एका प्लस के साथ यह ऐप विकसित की थी। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा सुपारी कौन प्रोड्यूस करता है? सबसे ज्यादा जो हमारी सुपारी है वो कर्नाटका में प्रोड्यूस की जाती है। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी सुपारी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है। वर्ष 2020-21 में भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कर्नाटक है और दूसरे नंबर पर केरला है। बागान द्वारा प्राप्त पेय वेबरेज क्रॉप फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? जूट, बाजरा, चाय, मक्का। ये तो बहुत इजी है भाई, चाय ही केवल एक आपका वेबरेज है, बाकी तो सब अलग चीजें हैं। ठीक है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? भारत में काजू का जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो थे हमारे पुर्तगाली लोग। भारत में काजू को करीब 5 शताब्दी पहले पुर्तगालियों ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न राज्यों में से काजू का प्रमुख उत्पादक कौन है? काजू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है महाराष्ट्र में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अंतिम अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा काजू उत्पादन में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर थे। तो ये भी कहीं याद करने वाली चीज है। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में ये सब पढ़ाया हुआ है। जितना आर्थिकी वाला एक वीडियो है आप उसको देख लेना, पूरा प्रोडक्शन का मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित का हमारी अमरूद की एक फसल, मतलब किस्म है कहना चाहिए। ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है। अमरूद की अन्य किस्में कौन सी है? इलाहाबादी सफेदा, बहुत बड़ा सा होता है, यदि खाया हो आपने। सरदार, लखनऊ 49, इलाहाबादी सुरखा, श्वेता आदि, ये सब क्या है? ये हमारे अमरूद की उत्तम किस्म है। फिर है वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? अब फ्रूट प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर है। नंबर 1 पे कौन होगा? सबको पता है भाई, चाइना ही होगा। नंबर 1 पे कौन है? वर्तमान में भी वैश्विक फल उत्पादन में भारत का दूसरा, जबकि चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य की है? तो आम की एक किस्म है हिमसागर, ये पश्चिम बंगाल राज्य की है। हिमसागर आम की एक लोकप्रिय प्रजाति है। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और हुगली जिले में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार करता है? तो हिमाचल प्रदेश में चौसा नामक एक किस्म है, वो पैदा करता है। तो इसकी भी लिस्ट बनानी पड़ेगी। उष्णकटिबंधीय भारत फसलों के उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। भारत के विभिन्न राज्यों में आम की 50 से अधिक किस्मों की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश चौसा CHAUNSA चौसा आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर आम की किस्म गुजरात में पाई जाती है। फिर है मुलगोवा, MULGOVA है। मुलगोवा आम की प्रजाति तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य भागों में उगाया जाता है। बादामी है, BADAMI बादामी आम की किस्म, ये कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये तो भाई सबको पता है, मथुरा में हमारा तेल रिफाइनरी स्टेशन है आपका। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल की स्थापना की गई। अभी ईयर पूछ रहा है, कठिन क्वेश्चन है। 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल की को स्थापित किया गया था। वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है कोयम्बटूर को। मैनचेस्टर बेसिकली हमारे वस्त्र उद्योग के लिए फेमस था, इसलिए इसको वस्त्र उद्योग के लिए कोयम्बटूर बहुत फेमस है हमारे साउथ में। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इसके कपास उद्योग के कारण। किसके लिए? कपास उद्योग के कारण। पहली बार देखिए कैसे पूछा था, दूसरी बार में किस लिए पूछा है वो भी पूछ लिया गया। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं डेवलप की गई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? जमशेदपुर झारखंड, जमशेदपुर तो है स्टील सिटी, हमने ऊपर ही पढ़ा है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ये भी है। झरिया झारखंड, झरिया झारखंड कोयले के लिए है, कोयला का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है हमारे झरिया में। मैंने ऐसे याद कर रहा था झरिया झार, तो झरिया झार तो कोल का मतलब हमारे यहाँ पे कोल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है झरिया में। दुर्गापुर में बेसिकली स्टील के लिए फेमस है। ये है, हाँ, झारखंड स्थित झरिया का संबंध कोयले की खदान से है, यहाँ कोयले का खनन होता है। जबकि जमशेदपुर में टाटा कंपनी द्वारा स्थापित स्टील निर्माण केंद्र है। बर्नपुर और दुर्गापुर में भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टील कंपनियां स्थापित की गई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करा रहा है। तेल शोधक कारखाना और राज्य कौन सा कहाँ है? ताती पाका, ताती पाका है हमारा आंध्र प्रदेश में। कोयली, कोयली है हमारा गुजरात में। नागापट्टिनम, नागापट्टिनम है हमारा तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ ये है असम में। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टाटी पाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात में, नागापट्टिनम तमिलनाडु में और नुमालीगढ़ ये असम में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में महाराष्ट्र वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय हमारा कोलकाता में है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। टी बोर्ड का गठन 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? खारी बावली नई दिल्ली को एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार कहा जाता है। चोल नाइकन, कुरुम्बा, कट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? तो ये सब केरल की हमारी जनजातियां हैं। ठीक है, चोल नाइकन, कुरुम्बा, कट्टू नाइकन, कादर और कोरगा आदिम जनजाति समूह भारत के केरल राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति। ठीक है, भोटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो यह सिक्किम राज्य में पाई जाती है। ठीक है, मेनली सिक्किम में पाई जाती है, लेकिन इनका कहना है कि भाई जो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। लेकिन यूपीट्रिपलएससी ने सिक्किम को ही इसका आंसर माना जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत छोटे एग्जाम में ये थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो क्लैरिफिकेशन में दिक्कत होती है, क्वेश्चन बहुत थोड़ा गलत बन जाता है। तो भूटिया मैं इसलिए जानता हूँ, वाइचिंग भूटिया हमारे एक प्लेयर थे फुटबॉल के, वो कहाँ के थे? सिक्किम के थे, इसलिए भूटिया जनजाति को मैं सिक्किम से ही अटैच करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81।
व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। ठीक है, व्यावसायिक उपयोग के लिए, व्यावसायिक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फल और फूल उगाने की क्रिया के लिए हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि पिसीकल्चर मछली के लिए, वर्मी कल्चर हमारा केंचुआ पालन आदि के लिए किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट खरीदते हैं हम पौधों में डालने के लिए। फिर है चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतर शिकार या जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, चेंचू जनजाति, चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई पहाड़ी में पाई जाती हैं। इनका जीवन मुख्यतः शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर होता है। इनका विस्तार मुख्य रूप से कृष्णा नदी के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? टोडा, कोटा, कुरुम्बा, मोग। मोग यहाँ नहीं पाई जाती। मोग बताया जा रहा है त्रिपुरा की जनजाति है। ठीक है, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टफ तो है। बस्तर एक आदिवासी जिला है, ये किस राज्य में है? बस्तर तो सबको पता है भाई, छत्तीसगढ़ में। अब ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक है? एगमार्क का प्रमाण हमें किसके लिए देना पड़ता है? दलहन, मतलब कृषि पदार्थों के लिए हम एगमार्क लगाते हैं। कृषि पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता के प्रतीक के रूप में एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। यह चिन्ह कृषि उत्पादों जैसे गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, दलहन, पिसे मसाले, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, फल, अंडे आदि पर शुद्धता हेतु लगाया जाता है। फिर है अपतानी। अपतानी मतलब आपातानी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, आपातानी जो हमारी जनजाति है। फिर है अंगामी, वे जनजातियां हैं जो रहती हैं कहाँ पर? अंगामी हमारी नागालैंड में रहती हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा आदिवासी समूह अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं? तो भील जनजाति हमारी जो अरावली पर्वत में पाई जाती है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। ये संथाल की बात हो रही है। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? यह तिरुवनंतपुरम के पास है, पोनमुडी। नेक्स्ट है, महनसर, डूंगरपुर, चूरू और नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? ये सब राजस्थान में है। चूरू जान के ही हम लोग गेस मार सकते हैं कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है 93, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो भारतीय रेल, फिर है पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन, खुदरा व्यापार और चाय बोर्ड। तो चाय बोर्ड क्या है? क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है। क्रेता एकाधिकार बाजार से अभिप्राय है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। उपयुक्त विकल्पों में चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड इत्यादि क्रेता एकाधिकार बाजार के उदाहरण हैं। 94, इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के प्रमुख पहाड़ियां रिजॉर्ट में से एक नहीं है? बाणासुर, छैल, रानीखेत और नैनीताल। देखो छैल, रानीखेत और नैनीताल ये तो हमारे हिमालय में है, लेकिन बाणासुर नहीं है। बाणासुर कहाँ है? बाणासुर हिल लघु हिमालय हिमाचल का नहीं बल्कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है। केरल के वायनाड जिले में स्थित बाणासुर हिल रिजॉर्ट एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 95, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्यूमेक का हम प्रयोग करते हैं नदी के प्रवाह को रोकने के लिए। नदी की धारा प्रवाह को मापने के लिए मीट्रिक सिस्टम में क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, एमएस की मतलब मीटर मिलियन मीटर की पावर 3 अपॉन सेकंड पर सेकंड का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में इसको क्यूमेक
QUMEC क्यूमेक लिखा जाता है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सब हाइग्रोमीटर, ये सब हम साइंस में भी पढ़ते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 98, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? अभी क्वेश्चन 2015 का है, उस टाइम 85% इसका आंसर था, क्योंकि भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई थी। अभी क्या है, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 86% ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरों तथा अखिल भारत के संदर्भ में ये प्रतिशत क्रमशः इस प्रकार है, 26% और 67%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनता है? लगभग 1%। ये 2015 का क्वेश्चन है। भारत में केवल 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरी परिवारों का प्रतिशत 7 है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा 3% का है। तो अब ये पुराने क्वेश्चन, इनको दोनों को इग्नोर कर सकते हो आप। फिर है क्वेश्चन नंबर 100, 100वां क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना है, सिवाय कहाँ का? सड़कों एवं रेल पटरियों के आसपास, ठीक है। निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में यहाँ भी करेंगे। फसल के लिए अनुपयुक्त क्या बोल रहे हैं, अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, इस पे भी करेंगे, लेकिन नगरीय औद्योगिक संपदाओं में यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत नहीं होता है। शेष क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल है। फिर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाली। तो जीके को क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। इन्होंने कब चढ़ा था? 1984 में चढ़ा था। सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात और राजस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? तो यह आईटीसी की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापी पूर्वेक्षण मतलब जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? स्कलमबर्ग साउंडिंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापी अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? तो उसको टेम साउंडिंग्स को भी ऐड किया गया है। बहुत कठिन क्वेश्चन है भाई, क्या है मुझे भी नहीं पता सीरियसली, ठीक है। फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो इजी है, काजीरंगा हमारा असम में है, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। इसके साथ ही हमारा इंडियन ज्योग्राफी खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की। तब तक के लिए टेक केयर।